सरकार डेटा प्रोटेक्शन कानून लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब अगर कोई भी पत्रकार किसी भ्रष्ट मंत्री, अफसर या कॉन्ट्रैक्टर का नाम उजागर करना चाहे तो पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि अनुमति ना ली या फिर किसी भी तरह से डेटा प्रोटेक्शन कानून का उल्लंघन किया तो 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया जाएगा। अगर कोई पत्रकार वोटर लिस्ट में हो रही धांधली का पर्दाफाश करना चाहे तो उन्हें पहले उन लाखों करोड़ों वोटर्स से लिखित में अनुमति लेनी होगी जिनका नाम, पता और फोटोग्राफ उस वोटर लिस्ट में है। क्या लोकतंत्र में पत्रकारिता पर इस तरह के अंकुश लगाना जायज है? डेटा प्रोटेक्शन कानून का इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म और लोगों के जानने के अधिकार पर क्या असर होगा? इन सब मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। 180 देशों में भारत की रैंक 151 है। हमारे देश में जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उस पर लगातार प्रहार हो रहा है। ऐसे पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं जो सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोगों की भ्रष्टाचार को, दुराचार का पर्दाफाश करते हैं, और ऐसे जर्नलिस्ट्स, मीडिया हाउसेस जो who show truth to power, आईना दिखाते हैं, जो सरकार की सच्चाई दिखाते हैं, उन पर भी झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। हाल ही में प्रेस फ्रीडम पर एक और बड़ी चोट पहुंचाई गई है। केंद्र सरकार पार्लियामेंट के थ्रू एक कानून लाई है जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून। ये डेटा प्रोटेक्शन कानून जो है, इसके तहत अब अगर कोई भी पत्रकार किसी भी इंसान की व्यक्तिगत सूचना जैसे उनका नाम, उनका पता, उनकी फोटोग्राफ इकट्ठी करते हैं या छापते हैं तो उससे पहले उस इंसान की अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर अनुमति के बगैर वो छाप देंगे तो उन पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। कानून में प्रावधान है कि 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए भी किया जा सकता है। तो अब जरा सोचिए कि कहीं सड़कों के निर्माण में, पुलों के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा हो, बैंकिंग सेक्टर में घोटाला चल रहा हो और किसी पत्रकार के हाथ ये खबर लग जाए कि कौन भ्रष्ट नेता हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं या पूंजीपति हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं। वो उनका नाम उजागर नहीं कर सकते जब तक इन भ्रष्ट लोगों की अनुमति ना मिले। अब आखिर भ्रष्टाचारी अनुमति क्यों देंगे कि उनका नाम छाप दिया जाए? तो इसका मतलब है कि जर्नलिस्ट अपना काम कैसे करेंगे? जर्नलिस्ट के पास कोई करोड़ों रुपए है नहीं कि वो छाप कर और फिर पेनल्टी दे दें। तो लोगों के जानने के अधिकार का क्या होगा? प्रेस फ्रीडम का क्या होगा? अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं अमृता जौहरी के साथ। मेरे साथ हैं नितिन सेठी, जो कि हैं फाउंडिंग एडिटर ऑफ रिपोर्टर्स कलेक्टिव, जो एक देश का बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कलेक्टिव है, जिन्होंने बहुत काम करा है हमें ये बताने में कि देश में पॉलिसी कैसे बन रही है, किस तरीके से कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक नेक्सस चल रहा है, चाहे हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देखें या देखें इनकी रिपोर्टिंग की कोल ब्लॉक्स कैसे एलोकेट किए जा रहे हैं, या फिर किस तरीके से अलग अलग कानून बदलते हैं और उन कानून के जब बदलाव होते हैं तो किन लोगों को एक तरीके से उसमें डिस्कशन में, कंसल्टेशन में लिया जाता है। तो नितिन, आपका जो बहुत सारा काम है वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होता है। जैसे कि आप लोगों की एक स्टोरी थी कि जो 3 फार्म लॉज आए थे जिसके खिलाफ हमने देखा कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी चली थी फार्मर्स की, उसमें से एक कानून था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की अमेंडमेंट। उसमें आप लोगों ने हमें बताया कि ये जिन मीटिंग्स में ये डिस्कस हुआ उसमें अडानी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो लॉबी कर रहे थे और बोल रहे थे कि इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। तो अब जो ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो आ चुका है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है देश में, वो क्लियरली बोलता है कि एनी
कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस और पब्लिकेशन ऑफ पर्सनल डेटा अब इस कानून के तहत होगा। तो क्योंकि आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि कौन थे वो पर्सन, कौन थे वो रिप्रेजेंटेटिव, तो हाउ डू यू सी हाउ विल द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इम्पैक्ट द काइंड ऑफ जर्नलिज्म जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव करता है? I think there's a simple word to or a simple sentence. It will kill investigative journalism in India. Again, जैसे आप बोल रहे थे, what does this nature of journalism require? बहुत जर्नलिज्म आपको बताता है देश के गरीबों के साथ क्या हो रहा है. दिस जर्नलिज्म हेल्प्स यू से कौन कर रहा है, किसका पीछे मकसद था कि कॉरपोरेट एक लॉ ऐसा बने कि किस कंपनी को फ़ायदा हो. और ये सब छोटे चोर तो मार्केट में आपको पकड़े जाएंगे ब्राइब देते हुए, जो बड़े चोर होते हैं वो बंद कमरों में कर रहे होते हैं, सरकार के कुछ अफसरों के साथ बैठ के, नेताओं के साथ बैठ के. हमारा काम है उन कमरों में एक तरीके से झांकना और उन कमरों में जो कागज़ बने हैं वो देखना कि कौन बनवा रहा है, किसके मुनाफे के लिए बनवा रहा है. तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मकसद ही यही है कि आप पता करें किस कंपनी ने, किस नेता या किस ब्यूरोक्रेट या किस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के क्या वो दस्तावेज बनाए जिसके बेसिस पे बाहर एक पॉलिसी आई जिससे अचानक 10 दिन बाद उसी कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा हो गया. अब उसमें अगर मैं नाम ही ना दूं, अगर मैं बोलूं कि हाँ एक सरकार है जिसने एक कंपनी के साथ बैठ के एक कुछ कर दिया, तो अब ये कहानी बताने का तो जरिया ही खत्म हो गया. तो आप, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की टांग तोड़ रहे हैं, आप उसकी गर्दन काट रहे हैं. और ये एक बहुत अच्छा तरीका है डेमोक्रेसी में सरकार को भगवान बनने देने का कि कोई जवाबदेही ना बचे. तो जैसे आप रिपोर्ट की बात कर रहे थे जहाँ पे अडानी ग्रुप और कई कंपनियों ने लॉबी किया कि हमें ऐसा लॉ ला दीजिए. ऊपर से बोला जाएगा देश के भले के लिए, अंदर से होगा कि हम लोग जितना माल जमा करके रखना चाहें रख लें, कीमतें जब बढ़ जाएं तब हम मार्केट में बेचें. तो हल्ला हुआ, पंजाब के फार्मर्स बहुत निकले, प्रोटेस्ट हुआ. कहने को बाहर पब्लिक डोमेन में था कि हाँ ये बड़ी कंपनीज के लिए हो रहा है, लेकिन किसी को नाम नहीं पता था क्योंकि हम लोगों को ये नाम बाहर निकालना अलाउड था और हम निकाल पाए. तो हम दिखा सके कि कौन कंपनी लॉबी कर रही थी कि लॉ ऐसा बनाइए. और कानून में ये लिखा है कि यदि आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन छापना चाहे तो आपको उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा. तो मैं कई आपकी स्टोरीज देख रही थी, आप लोग जाके जो कंपनीज रजिस्टर्स हैं उनमें से पूरा निकालते हैं कि कौन थे डायरेक्टर्स. फिर आपको कई बार पता चलता है कि वही लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर्स हैं, और उससे पूरा एक ये जो पूरा एक चेन या एक तरीके का जो वेब होता है कि टॉप पे तो वही लोग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग, बिल्कुल एक मकड़े का जाल कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जिससे डील कर रहे हो वो अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है. तो कहाँ तक ये वाला क्लॉज कि आप कंसेंट लेके छापे, मतलब व्हाट डज दैट रियली मीन? एक बहुत फंडामेंटल चीज़ जो जर्नलिज्म की हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि अच्छा जर्नलिज्म वो है जिसमें आप वो खबर बाहर डालें जो सत्ता में रहने वाले लोग बाहर नहीं जाने देना चाहते, है ना. कोई भी पावरफुल आदमी अपने बारे में ज़्यादा बाहर नहीं बताना चाहता कि वो सच में क्या धंधा करता है, कैसे करता है. तो जर्नलिज्म तो है ही वो. और ये लॉ बोलता है कि आप चोर से पूछें कि चोर का नाम दे सकते हैं कि नहीं. तो अगर यहीं से शुरू हो तो आपने तो नींव ही ख़त्म कर दी जर्नलिज्म की. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक हम 2-3 साल तक ये परस्यू करते रहे, तब ये खबरें निकली कि स्वामी रामदेव करके एक व्यक्ति हैं, वो अपने आप को वैसे स्वामी बोलते हैं लेकिन पीछे से उन्होंने बहुत बड़ा ज़मीन का धंधा कर रखा है. और ये धंधा जो है शेल कंपनी, खोखली कंपनियों से चलाते हैं. जब पैसा इर्द गिर्द से आता है, कहीं से पता नहीं चलता कहाँ आ रहा है, पर वो पैसा अरावली के जंगलों में लग जाता है और वो अरावली के जंगल रियल एस्टेट बन जाते हैं. अब इसके लिए हमने रजिस्ट्री के रिकॉर्ड निकाले, इस नए लॉ में वो नहीं निकाल सकते. हमने उनकी नकली कंपनियों के रिकॉर्ड निकाले, खोखली कंपनियां, नकली नहीं, खोखली कंपनियों के रिकॉर्ड निकाले. इनके दोस्तों के बारे में पता किया जो वो कंपनियां चलाती हैं, उनकी डायरेक्टरशिप, उनके एड्रेस, उनकी जगह पे जाके देखा वो कौन है और इन सब के तार जोड़े. ये 2 साल लगे. लेकिन अगर आप मुझे कल कानूनी तौर पे बोल दें कि भाई ये काम आप कर ही नहीं सकते, तो मेरा तो नुकसान हुआ, लेकिन जो देश का नुकसान होगा कि आपको सच में पता नहीं चलेगा कि कौन स्वामी असली में कौन है. तो मेरे ख्याल से ये पत्रकारों के लिए, मैं बाकी अलग रिसर्चर सबकी अपनी अपनी इसमें लॉ में दुविधा है, बट पत्रकारिता का तो आप नींव खत्म कर रहे हैं इस लॉ में. तो ये ऐसा हुआ जैसे आपने पुलिस को बोल दिया कि भाई पुलिस वही बयान लेगी जो चोर बोलेगा. ये उस हाल पे पहुंच गए हम. तो जो पुलिस पे भी अगर आप ये लगा दें तो जो हाल देश का होगा वही पत्रकारिता पे होने वाला है. सिर्फ ऐसा नहीं कि करप्शन का ही है,
कम्युनल राइट्स हुए। जैसे उत्तराखंड में हमने किया था जब वहाँ पे राइट्स का एक माहौल बनाया जा रहा था, तो बहुत बातें हो रही थी कि माहौल बन रहा है, लेकिन ये बताना कि वो कौन 10 लोग हैं जो बना रहे हैं और उनके आपस के रिश्ते दिखाना कि ये सच में ऊपर से बोलते हैं अलग अलग लोग हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। तो नया कानून आने में तो आप ये सब भी नहीं बता पाएंगे। और रिपोर्टर्स कलेक्टिव का जो बहुत ज़बरदस्त काम था वो था पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, इनकी ये जो डॉक्यूमेंट्स जो आरटीआई एक्ट के थ्रू निकले थे, बट जिसका आपने एनालिसिस करके एक पूरी सीरीज छापी थी। तो अब क्योंकि ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आरटीआई एक्ट को भी सीधा सीधा संशोधित करता है और बोलता है कि अब से कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सो इवन डॉक्यूमेंट्स जो आरटीआई के थ्रू निकल रहे हैं, आगे जाके जब ये लागू हो जाएगा कानून और बोला जाएगा कि अब से पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, व्हाट इज अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्टोरी करना क्या मुमकिन भी होता? तो आपने एकदम सही बोला। जैसे वो कागज़ जब निकले 700-800 पेज थे, आप लोगों ने निकाले, कॉमोडोर लोकेश बत्रा ने कागज़ निकाले, हम बैठ के 6 महीने पढ़ रहे। तो कुछ चीज़ें तो बहुत आसान थी देखना कि ठीक है ये बना दिया, आरबीआई ने मना करा उसके बावजूद बना दिया, इलेक्शन कमीशन ने मना किया उसके बावजूद बना दिया, ये तो ऊपरी तौर पे भी पता चलता था। लेकिन उसमें समझने की ज़रूरत थी ये कौन करवा रहा है, कौन आपस में बात करके कह रहा है कि चीज़ करिए, और कोई है जो सिस्टम में मना कर रहा है क्या। तो जब क्योंकि नाम थे, क्योंकि लिखित में था कि एक्स ने वाई को बोला ऐसे कर, जेड ने बोला ऐसे अच्छी बात नहीं है, वाई ने ऊपर से फिर ऑर्डर किया चुप रहे कर, तो पता चला कि किसकी मंशा है, क्योंकि मंशा बहुत ज़रूरी होती है। तो ऐसे जो आप कागज़ बोल रहे थे, इसमें अचानक सरकार ने बोला कि 3-4 बार साल में अगर हमें इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने होते हैं, हम ही ने रूल बनाए, हम ही तोड़ देते हैं और अब दोबारा बेचते हैं क्योंकि स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें भी पैसा जमा करना है पार्टी के लिए। तो ये हरकत शुरू हुई, वो कागज़ में लिखा है। लेकिन उसमें एक अफसर ने, जो मुझे लगता है अफसर बहुत डर गया था कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, तो अफसर ने उसने लिख डाला कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्डर आया है तो कर दो, मैं बता रहा हूँ ये सही नहीं है बट अब आ गया है तो कर दो। इस कारण हम जान सके और वो कहानी लिख सके कि ये प्रधानमंत्री दफ्तर ने कराया। अब ये हाल होगा कि आप प्रधानमंत्री का दफ्तर भी नहीं बता पा रहे, किस अफसर ने कराया, किस नेता के कहने पे कराया वो नहीं बता पा रहे, तो बिना नाम के तो कहानी हो नहीं सकती। और जब तक आप नाम लेके बताएं ना कि इसने कराया, तो फिर उस पत्रकारिता का क्या फायदा, क्योंकि चोरी होती है इस देश में सबको पता है, किसी नागरिक को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि देश कितना करप्ट है, लेकिन कौन करा रहा है यही बताना हमारा काम था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पूरा खुलासा हुआ कि 16,500 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे वो किन किन ने खरीदे, और उसके बाद जिस टाइप का इन्वेस्टिगेटिव काम आपने करा कि आपने बताया कि भाई इन कंपनीज के ये सब डायरेक्टर्स थे, चाहे कंपनी 10 अलग नाम की हो लेकिन पीछे से सेम ही लोग थे, तो कहीं ना कहीं शेल कंपनीज थी, और उसके बाद उसको लिंक करना कि उनको उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए ये वाली पॉलिसी बदली। तो कैसे ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है कि एक्सेल शीट में डालना और फिर वो लिंकेजेस निकालने का, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत जोर की मतलब चोट खाएगा। हाँ, वो जब 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी रीढ़ की हड्डी बनी तो उन्होंने वो ऑर्डर दिया, लिस्ट बाहर निकली जो आप बोल रहे हो। फिर लिस्ट में हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स के साथ जोड़ के वो हमें हर कंपनी का हाल बताने लगे, ये कंपनी एक्चुअली किसकी है, ऊपर से लग रही है इसकी। तो एक केस आया हमारे पास कि कंपनी का नाम कुछ और था पर असली मालिक उसका रिलायंस था। तब तक शहर में ये चल रहा था कि रिलायंस ने तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के नहीं दिया है। उन साहब की वजह से हमें फटाफट समझ आ गया कि ये शेल कंपनी है, उसके रिकॉर्ड निकाल सके। उनके एक अफसर थे जो अपनी जेब से पैसा दे रहे थे रिलायंस कंपनी के, लेकिन थे वो रिलायंस के, वो दिखा सके। जर्नलिज्म का मकसद ही यही है कि वो चीज़ बताना जो सरकार और आप लोग नहीं बताना चाहते देश के लोगों को। फिर 250 करोड़ 500 करोड़ की जो पेनल्टीज हैं उसकी तैयारी। हाँ, तो उसका देखो पेनल्टी का भी मुझे लगता है एक इम्पैक्ट यही होता है कि खौफ में जिए। वैसे ही हम लोग डरे रहते हैं कि इनकम टैक्स का ऑर्डर, ये वो धमकियाँ आ रही हैं, माहौल वैसे भी अच्छा नहीं है जर्नलिज्म का। उसके बाद आप कॉन्स्टेंटली सोचे शायद हो सकता है ये वाला मुझे अलाउड है नाम देना, पर दिमाग में ये घूमता रहेगा क्या 150 करोड़ का नोटिस आएगा तो मैं खौफ करके घर भाग जाऊंगा, है ना, हिम्मत नहीं होगी, यहाँ बंद हो जाऊंगा। एक बंद होगा तो 10 डरेंगे। उसकी वजह से 50 ऐसे लोग हैं जो छोटे मुफस्सिल टाउन में अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, जो लोकल सैंड का ठेका, ठेकेदार की बदमाशी, सड़कें टूटी हुई, ये सब लिखते हैं। वो सब खौफ में जिएंगे। ये 150 करोड़ आपको खौफ ज़्यादा करने का है कि आप इतने खौफ में रहें कि कलम उठाते हुए डर लगे आपको कि कहानी तो होगी, हो सकता है 10 साल बाद आप बरी भी हो जाए, लेकिन वो 10 साल आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।
इससे अच्छा तो 2 लाइन का सिंपल लॉ निकले कि जर्नलिज्म बंद कर रहे हैं देश में। अगर आपके ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से जुड़े कुछ सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है janne bhi do yaro@gmail.com। शुक्रिया, नमस्कार।